नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, जो कि आपका 1991 में जारी किया गया था। और इसमें लिबरलाइजेशन की बात की गई थी, प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी या फिर ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी। तो फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि मनमोहन सिंह जी थे, इज़ कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको NEP ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस द NEP ऑन जुलाई 24 1991। तो मनमोहन सिंह जी ने NEP को जुलाई 24 1991 को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आपका 1991 जुलाई 24 में था वो कुछ इस तरह से है। उसका हम पूरा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। So the main objective behind the launching of the new economic policy in 1991 was by the Union Finance Minister Dr. मनमोहन सिंह are the stated as follow। तो उस समय क्योंकि मनमोहन सिंह जी 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये कुछ ऑब्जेक्टिव तय किए थे। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी into the arena of the globalization and to give it a new thrust of market orientation। तो उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले गए। ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपका अब इंडिया केवल अपने पे खुद पे निर्भर नहीं था, अब वो विदेशों से भी व्यापार जो था उसको और बढ़ा दिया था। इसी तरीके से और भी बातें थी ऑब्जेक्टिव, जैसे प्राइवेटाइजेशन और उसके साथ साथ आपका लिबरलाइजेशन, उसकी भी बात हम करते हैं। और गवर्नमेंट क्या चाहती थी, कुछ मार्केट थ्रस्ट ऑन द मार्केट ओरिएंटेशन करना चाहती थी, एक कंपटीशन पैदा करना चाहती थी, जिसके लिए ज़रूरी था कि हमारे जो इंडियन के डोमेस्टिक मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा टक्कर दी जाए, जिससे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट को तैयार कर सकें, इंडियन मार्केट को। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था, द NEP इंटेंडेड टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट चाहती थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिससे कि क्योंकि आप जानते हो कि 1980 से लेकर के 1990 के बीच में हमारे देश में महंगाई का स्तर काफ़ी बढ़ रहा था। तो इसको ध्यान में रख करके NEP में कुछ इस तरह के प्राविधान किए गए जिससे कि इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन के रेट को डाउन किया जा सके। इन्फ्लेशन का सीधा सा मतलब आप ये समझें कि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके, ये टारगेट था गवर्नमेंट का। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि इट इंटेंडेड टू मूव टुवर्ड्स द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड टू बिल्ड द सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि एक सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाना चाहती थी, जिससे कि आप जानते हो कि जैसे रुपया जो होता है वो आपका डॉलर के मुकाबले कम ज़्यादा होता है, तो उसका प्रभाव हमारे इंटरनेशनल मार्केट पे भी पड़ता है। तो डीवैल्यूएशन ऑफ जो इंडियन रुपी है वो ना होने पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाए होना चाहिए, और वो उसी की तरफ काम करना शुरू कर चुके थे। एंड ऑल्सो इट वांटेड टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू कन्वर्ट द इकोनॉमी इनटू अ मार्केट इकोनॉमी बाय रिमूविंग ऑल काइंड ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। और जो इकोनॉमी था उसमें इसको स्टेबल करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए, और अपने इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी बनाने के लिए, ठीक है, तो कैसे बना सकते थे, बाय रिमूविंग ऑल द अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन में क्या है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि दो तीन बातें यहाँ मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है जिसका मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, तो उसमें ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते थे, जिससे कि वो ज़्यादा ग्रोथ ना कर पाए, तो उसको हटा दिया गया। लाइसेंस राज को हटा दिया गया। बैंकिंग सेक्टर में अगर किसी को अपना बैंक का नया शाखा खोलना पड़ता था तो RBI से परमिशन लेनी पड़ती थी, उन चीज़ों पर भी छूट दे दी गई कि भैया अपने हिसाब से चलाओ। तो ये सब तरीके थे। और प्राइवेट बंदों को भी आपके कॉर्पोरेट बैंक, कमर्शियल बैंक, इस तरह के बैंक आने शुरू हो गए। तो हर सेक्टर में उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब पॉलिसी के द्वारा अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव करते गए, जिससे कि इंडियन मार्केट जो है, इकोनॉमी है, वो स्ट्रेंथन हो पाए, स्टेबलाइज हो पाए। अगला फिफ्थ जो टारगेट है था, ऑब्जेक्टिव था, इट वांटेड टू परमिट द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ द गुड सर्विस कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी विदाउट मेनी रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट क्या चाहती थी, उन्होंने परमिट कर दिया इंटरनेशनल फ्लो को, मतलब जो सामान इंटरनेशनल तौर पे आ सकते थे, जैसे चाहे वो गुड्स हों, चाहे सर्विसेज हों, चाहे कुछ कैपिटल्स आते हों, ह्यूमन रिसोर्स आता हो, कुछ टेक्नोलॉजी आती हो, तो इन सारी चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। जब आपका IPR 1956 बना था तो उसमें इस तरह के रिस्ट्रिक्शन थे कि हम ज़्यादातर निर्भर रहेंगे अपने देश के ही डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रेंथन करने में। लेकिन अब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ अपना इकोनॉमी बढ़ रहा था। इट वांटेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स इन द ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड दैट इज वाई द रिजर्व्ड नंबर ऑफ द सेक्टर्स फॉर द गवर्नमेंट वर रिड्यूस्ड, एंड एज ऑफ नाउ दिस नंबर इज जस्ट 2। और हुआ क्या कि पार्टिसिपेशन प्राइवेट प्लेयर्स का बढ़ता चला गया, और ढेर सारे ऐसे सेक्टर जो कि पहले गवर्नमेंट के हाथ में थे, अब धीरे धीरे उनको भी प्राइवेट बंदों को देना शुरू कर दिया गया था। एंड दिस इज वाई द रिजर्व नंबर ऑफ द सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट वर रिड्यूस। यही वजह थी कि जो आपके रिजर्व नंबर ऑफ गवर्नमेंट थे वो कम होते गए, सेक्टर्स कम होते गए, और उसमें 2 बचे थे। एज ऑफ नाउ दिस नंबर इज़ 2, मतलब इस समय की बात किया जाए तो केवल 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हो कि वो पूर्णतया आज भी गवर्नमेंट के हाथ में। अदरवाइज ज़्यादातर चीज़ें हो, चाहे वो PSU हो, उसमें भी कुछ परसेंटेज आपके प्राइवेट बंदों के लिए खोल दिया जाता है। ठीक है, जब 50% से ऊपर रखते हैं
ताकि मतलब पॉलिसी वगैरह गवर्नमेंट बनाए, अदरवाइज ज़्यादा थोड़ा बहुत उनमें रियायत देते हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारी कंपनी ऐसी थी जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन लाया गया, जिससे कि उनके मैनेजमेंट को और इम्प्रूव किया जा सके। बिगिनिंग विद द मिड 1991, तो मिड 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज़ मेड सम रेडिकल चेंजेस इन इट्स पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज रेट, इंडस्ट्रियल फिजिकल डिसिप्लिन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पॉलिसीज़ में चेंज लाया, जैसे कि फॉरेन ट्रेड, वैश्विक व्यापार में उन्होंने विदेशी व्यापार में चेंज लाया, एफडीआई में चेंज लाया। ठीक है, अब पहले एफडीआई आपका बहुत कम रिस्ट्रिक्टेड था, बहुत कम होता था, लेकिन अब उसको उसके रेट को बढ़ा दिया, कहीं कहीं पे तो 100% एफडीआई कर दिया। सो एक्सचेंज रेट भी बढ़ा, एक्सचेंज रेट में भी डिफरेंस आया। कुछ फॉरेन की इंडस्ट्रीज आना शुरू हो चुकी थी। फिजिकल डिसिप्लिन को भी चेंज किया गया। द वेरियस एलिमेंट व्हेन पुट टुगेदर कंस्टिट्यूट द एंड द इकोनॉमी पॉलिसी विच मार्क अ बिग डिपार्चर फ्रॉम व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। तो जो पहले नहीं हो सका था, अब गवर्नमेंट के ग्लोबलाइजेशन के आइडिया की वजह से ढेर सारी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। आप जानते हो कि 1991 में जो आपका इंडियन मार्केट में क्राइसिस हुआ, उसके बाद जब इंडिया लोन लेने के लिए आपका आईएमएफ के पास गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के पास गया, तो उसमें कुछ शर्तों के आधार पर ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने उनको कर्ज दिया था और कहा था भैया कि अपने इकोनॉमिक पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज करो, तभी आपको लोन मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये सब रिफॉर्म लाए गए थे। अब बात करते हैं द थ्रस्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन टुवर्ड्स द क्रिएटिंग अ मोर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। और इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इस बात को ध्यान दिया गया, क्रिएट इस तरह से किया गया जिससे कि कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पैदा किया जा सके इन द इकोनॉमी एज अ मीन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड द इफिशियंसी ऑफ द सिस्टम। दिस वॉज टू बी अचीव्ड बाई रिमूविंग द बैरियर टू एंट्री द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्रोथ ऑफ द फर्म। और मैंने कहा कि कंपिटेटिव इन्वायरमेंट बनाया जाना चाहिए, गवर्नमेंट का प्लान था। तो उसको कैसे अचीव कर सकते हो आप? बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। आप उसको, जो आपका सिस्टम है उसको प्रोडक्टिव बनाओ, इफिशियंसी उसकी बढ़ाओ। क्योंकि पिछले जब हम 1956 में आईपीआर लेके आए थे, तब से लेकर के 1990 तक लगभग हमने 30 से 35 साल देखा, और हम देखा कि जो पीएसयू वगैरह की जो प्रोडक्टिविटी थी, इफिशियंसी थी, जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। इसलिए ये ज़रूरी था कि कुछ हम इकोनॉमिक रिफॉर्म करें। तो यहाँ पे इफिशियंसी की बात यही है। एंड दिस वॉज टू बी अचीव्ड बाय द रिमूविंग द बैरियर टू एंट्री एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ फर। और यही वजह थी जो कि हमने बैरियर को रिमूव किया, जिससे कि फॉरेन एफडीआई भी आ सके और कुछ प्राइवेट बंदे भी आपके पीएसयूज वगैरह में आ सकें, जिससे कि उसके इफिशियंसी, उसके प्रोडक्टिविटी में कुछ और अंतर पड़े। अब बात करते हैं मेन मेजर्स अडॉप्टेड इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन से नए मेजर लिए गए? ड्यू टू वेरियस कंट्रोल द इकोनॉमी बिकम डिफेक्टिव। बहुत से जब ढेर सारे कंट्रोल होते हैं तो उसकी वजह से आपका इकोनॉमी जो थी वो आपका डिफेक्टिव हो जाती है। सो द एंटरप्रेन्योर वर अनविलिंग टू स्टेबल न्यू इंडस्ट्री। तो जो नए प्लेयर होते हैं, जो इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत हो जाती है। एक पॉलिसी एक्ट आया था, बिकॉज लॉ लाइक MRTP एक्ट 1969 डीमोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। तो 1969 में एक आपका MRTP एक्ट आया था, जिसकी वजह से उन्होंने एंटरप्रेन्योर, जो कि नए प्लेयर थे, जो आपका एक शुरू करना चाहते थे कंपनी, उनको डीमोटिवेट करता था। करप्शन अंडर द डिले एंड द इनएफिशिएंसी राइजेस ड्यू टू दिस कंट्रोल। अब भाई आप बताओ, जैसे आपको अप्रूवल चाहिए किसी कंपनी के लिए, तो आप पता चला दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, करप्शन शुरू हो गया। इसमें करप्शन और डिले की वजह से करप्शन शुरू हुआ, ठीक है, और कंट्रोल जो था वो इनएफिशिएंट था। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी केम डाउन। और इसी की वजह से जो आपका इकोनॉमिक का ग्रोथ था वो धीरे हो गया। मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल था, इतने तरह के रिस्ट्रिक्शन थे कि कोई नया प्लेयर आ ही नहीं पाता था, इंडस्ट्री खोल ही नहीं पाता था, तो ये डीमोटिवेट करता था। सो इट सच सिनेरियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द इकोनॉमी। तो इस सिनेरियो में ये ज़रूरी हो गया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कुछ लाए जाएँ, जिससे कि हम रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस कर सकें और अपने इकोनॉमी को और भी स्ट्रेंथन कर सकें। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि किन किन बातों पर हमने ध्यान दिया, तो 3 उसके यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। हमने लिबरलाइजेशन पे ध्यान दिया, मतलब उदारीकरण पे ध्यान दिया, प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दिया, ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान दिया। ये 3 मेन फैक्टर्स है जिस पे हमने ध्यान दिया अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने के लिए, ठीक है, 1991 में। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या जो स्टेप्स लिए गए वो क्या थे। पहला स्टेप था कि फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक अपने हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट तय कर सकते थे, बस इसको इतना ही आप समझ लीजिए, बहुत है। दूसरा जो आपका फैक्टर था वो था कि इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और जो आपका इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, जैसे मान लीजिए पहले 1 करोड़ थी, या फिर पहले मान लीजिए आपका 50 लाख थी, तब उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया। सो इन्वेस्टमेंट लिमिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैज़ बीन रेज टू 1 करोड़। 1 करोड़ तक उसको बढ़ा दिया, जिससे कि वो अपने मशीन को अपग्रेड कर सकते थे, अपनी इफिशियंसी इंप्रूव कर सकते थे। लास्ट में क्या था कि फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड, और वो आपके कैपिटल गुड के इंपोर्ट के फ्रीडम को और बढ़ा सकते थे। मतलब कि इन्वेंटरी की बात करें, मतलब जो सामान वो रख सकते थे वो और ज़्यादा मात्रा में रख सकते थे, पहले उस पर भी रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था। सो थर्ड था कि फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड। अब वो कैपिटल गुड को इम्पोर्ट करने में फ्रीडम रख चुके थे। उसके बाद अगला है कि फ्रीडम टू एक्सपांसन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्री। अब वो अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए फ्री थे,
वो अपने मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा का प्रोडक्शन कर सकते थे। ठीक है, पहले इसमें भी रिस्ट्रिक्शन था कि आपको जो क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी वाइज मतलब रिस्ट्रिक्शन था कि भैया आप इस एक महीने में 100 से ज़्यादा कार नहीं बना सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ था कि अब आप ज़्यादा भी बना सकते थे, ठीक है, विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के। अगला जो फीचर था वो था कि एबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया गया। मैंने अभी एमआरटीपी की बात की थी, तो मोनोपॉलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसको एमआरटीपी एक्ट 1969 के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि अगर कोई कंपनी, दोज कंपनीज हैविंग द असेट वर्थ ₹100 और मोर were called MRTP firms and were subjected to several restrictions. Now, these firms have not to obtain the prior approval of the government for taking the investment decisions. तो कहने का मतलब क्या था कि MRTP 1969 के अंतर्गत मोनोपॉलीज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी प्रैक्टिस ये कहती थी कि अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है तो आप कोई भी नया जो डिसीजन लोगे, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट वाइज हो, चाहे जो भी डिसीजन हो, वो आप नहीं ले सकते, वो गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कुछ भी कंपनी हो। तो नाउ MRTP एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002। अब इस एक्ट को कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत उसको चेंज कर दिया गया था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था और उसमें रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। अब लिबरलाइजेशन का क्या मतलब था उसको समझते हैं। रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। अब आपको गवर्नमेंट कोई भी छोटा सा आपका इंडस्ट्री डालनी होती थी, प्राइवेट इंडस्ट्री, तो इतना ज़्यादा लाइसेंसिंग की जरूरत होती थी जिससे कि वो डिमोटिवेट हो जाता था। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स को आपका फ्रीड फ्रॉम द लाइसेंसिंग कर दिया गया, लाइसेंस का रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दिया गया। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को छोड़ के इंडस्ट्रीज लाइसेंसिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री। अब जिसमें जरूरी था वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि आपका लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड ड्रग्स। ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे अभी भी लाइसेंसिंग जरूरी थी। एक्चुअली होना भी चाहिए, नहीं तो पूरा देश पता चला कि एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जरूरी था रिस्ट्रिक्शन लगाना। अब दूसरी जो मेन बात थी वो थी आपका प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ कि सिंपली सीकिंग द प्राइवेटाइजेशन मीन्स परमिटिंग द प्राइवेट सेक्टर्स टू सेटअप द इंडस्ट्री प्रीवियसली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। जो पहले पब्लिक सेक्टर ही करता था, अब प्राइवेट सेक्टर भी उस काम को करने लगा। तो PSUs में भी आपके प्राइवेट सेक्टर्स का कुछ भागीदारी शुरू हो चुकी थी, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका था। द मेन रीजन फॉर द प्राइवेटाइजेशन वॉज इन द करेंट करेंसी ऑफ द PSU इज टू रनिंग द लॉसेस ड्यू टू द पोटेंशियल इंटरफेरेंस। तो हुआ क्या, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब अब जो पॉलिटिकल, पहले गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट की होगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलता ही था, तो PSU घाटे में जाती थी। तो उस प्राइवेटाइज हो जाएगा तो वो बंदा उसमें इफिशियंसी को और बढ़ाएगा। मैनेजर्स कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, मैनेजर इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते थे, उन पर पॉलिटिकल प्रेशर होता था। सो प्रोडक्शन कैपेसिटी रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। तो हम अपने जो स्ट्रेंथ होती थी PSU की उसको कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाते थे प्रोडक्शन वाइज। टू इंक्रीज द कंपटीशन एंड द एफिशिएंसी प्राइवेटाइजेशन PSU वॉज इनएविटेबल। तो कहने का मतलब हुआ कि इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन जो था वो जरूरी हो चुका था। अब जो प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उससे क्या क्या स्टेप लिए गए। सेल ऑफ शेयर ऑफ PSU। तो गवर्नमेंट ने PSU के शेयर को सेल करना शुरू किया। इसको डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 45% टू 55% PSU के शेयर को बढ़ा दिया था। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 45% से 55% के आसपास तक आप PSU में अपना भागीदारी ले सकते हो, प्राइवेट के लिए बोला। इसी तरह से डिस इन्वेस्टमेंट इन PSU, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड PSU। गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर दिया। ये भी एक तरीका है जिससे कि आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो। तीसरा क्या था कि मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की संख्या को कम करना शुरू कर दिया। द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 2। मतलब दो ही ऐसे PSU रह गए, मतलब सेक्टर रह गए जहाँ पे केवल गवर्नमेंट का हाथ था, जैसे रेलवे और एटॉमिक एनर्जी। बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में लाया गया था, जिसके बाद से इकोनॉमी में स्ट्रेंथनिंग आई और इंडिया की GDP वगैरह भी बढ़ने लगी। ठीक है, लास्ट में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है ग्लोबलाइजेशन। तो सीधी सी बात है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड, मतलब अगर हम अपने इंडस्ट्री को ग्लोबल या वर्ल्ड वाइड लेवल पे ले जाएं। और ब्रॉडली स्पीकिंग द ग्लोबलाइजेशन मीन द इंटरेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिगार्ड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, प्रोडक्शन एंड द फाइनेंस मैटर। अगर हम अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी को अगर रेस्ट वर्ल्ड के साथ हम उसको मिल करके एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा, ट्रेड के द्वारा, प्रोडक्शन के द्वारा या फिर फाइनेंशियल मैटर के द्वारा चलाते हैं तो उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जो स्टेप्स लिए गए वो कुछ इस तरह से। पहला जो स्टेप था रिडक्शन इन द टैरिफ, टैरिफ में रिडक्शन किया गया। मतलब पहले क्या होता था कि अगर किसी भी विदेशी आदमी को यहाँ पे अपना सामान बेचना होता था तो गवर्नमेंट उससे कुछ पैसा लेती थी, कुछ फीस लेती थी, तो वही टैरिफ कहलाता है। तो टैरिफ को कम कर दिया ताकि लोग अट्रैक्ट हों, हमारी तरफ आएँ। अगली जो चीज़ थी वो था कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, जिससे कि इन्फोर्सिंग फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपका सस्टेनेबल हो। अगला क्या था कि अब हम बात करते हैं कि ये जो पॉलिसी बनाई गई थी 1991 में आपका, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च किया था। तो पहला था कि लिबरल पॉलिसी, मतलब ये आपका उदारीकरण वाली पॉलिसी थी। तो इसमें प्राइवेट बंदों को भी काफ़ी चांस दिया गया। ऑल द कंट्रोल्स ऑन द फॉरेन ट्रेड हैव बीन रिमूव्ड। फॉरेन ट्रेड पे जितने कंट्रोल थे, जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे उसको खत्म किया गया, टैरिफ को भी कम किया गया। ओपन कंपटीशन हैज़ बीन इनकरेज्ड, और ओपन कंपटीशन को इनकरेज किया गया, जिससे कि आपका डोमेस्टिक मार्केट के जो लोग बंदे हैं और जो फॉरेन से FDI आ रही है उन दोनों को मिक्स करके हम इकोनॉमी को ग्रोथ करा सकें। और एक बात थी कि पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी।
सो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कैन डिफाइंड एज द कन्वर्ट इंडियन करेंसी अप टू द स्पेसिफिक एक्सटेंट इन द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज। अब हमने क्या किया कि धीरे धीरे मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन जो मनी होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा सफिशिएंट नहीं हो तो इंडिया ने यही बोला कि पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी, जिससे कि हम फॉरेन एक्सचेंज रख सकें। तो ये सारी बातें रहीं और ये ग्लोबलाइजेशन की बातें रहीं और प्राइवेटाइजेशन की बात की हमने, ठीक है, लिबरलाइजेशन की बात की। तो ये आपका 1991 में जो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी उसके रिफॉर्म थे। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।